नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और बातें होंगी फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच करेगी सीबीआई। बिहार सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने बताया कानून सम्मत। कहा सीबीआई के पास मामले को भेजने के लिए राज्य सरकार सक्षम। नौसेना कमांडर की 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री ने की शिरकत। भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दों की होगी समीक्षा। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, जलभराव व कम दृश्यता से ट्रैफिक रफ्तार थमी। कई जगहों पर लगा जाम। ऑरेंज अलर्ट जारी कर मौसम विभाग ने दिन भर के लिए जताया था पूर्वानुमान। कोरोना से जंग में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति काफी कारगर साबित। संक्रमण के सक्रिय मामले कुछ मामलों से 1/4 से भी कम। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हुई 20 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। दुनिया भर में 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 7,83,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से वैश्विक साझेदारी के वैक्सीन कार्यक्रम में जल्द शामिल होने का किया आह्वान। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश के विदेश सचिव से भी करेंगे मुलाकात। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए संसद भंग करने की घोषणा। इससे पहले विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बनाया था बंधक। देश में पिछले 2 महीने से हो रहे थे सरकार विरोधी प्रदर्शन। पेरिस सेंट जर्मन चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची। चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने वाली 16 साल में पहली फ्रेंच टीम। दूसरे सेमीफाइनल में आज बायर्न म्यूनिख का सामना लियो से। और सबसे पहले बड़ी खबर, सुशांत सिंह मामले को सीबीआई की जांच के लिए सौंपा गया है। मुंबई में 2 महीने पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई करेगी। इस मुद्दे पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। बिहार सरकार ने पटना में दर्ज कराए गए एफआईआर को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की भी मांग की थी, लेकिन पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। सुशांत के परिवार की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी।
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है। बिहार के सुपौल में रहने वाले उनके रिश्तेदार नीरज कुमार को उम्मीद है कि सीबीआई जांच के जरिए सच सामने आएगा। परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहां तक पहुंचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। उधर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ट्वीट के जरिए न्याय की उम्मीद जताई है। श्वेता ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है और वो खुश हैं कि ये सुशांत की जीत और निष्पक्ष जांच की ओर पहला कदम है। तो घर वालों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है कह सकते हैं। जिस दिन से सुशांत की मौत की खबर आई उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर लगातार घर के सदस्यों का पूरी जांच प्रक्रिया को जो मुंबई पुलिस की थी उस पर कहीं ना कहीं उनका एक तरह से ये कहना था कि ये जांच सही तरीके से नहीं हो रही है और यही वजह रही कि सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ा है कि आज इसकी एक तरह से एक बड़ा पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है जब सीबीआई को कोर्ट ने ये जांच सौंप दी है। और आइए एक नजर डालते हैं कि कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है। कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा है तो उसके साथ इस सुनवाई के दौरान उन दलीलों में क्या बातें रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को तो सौंप दी है क्योंकि लगातार एक लंबी, एक तरह से कह सकते हैं घर वालों ने एक लड़ाई लड़ी है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, बस इंक्वायरी की, ये आज कोर्ट का कहना था। कोर्ट ने एक तरह से कह सकते हैं इस पूरी जांच प्रक्रिया पर कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट का यह भी कहना था कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सही है और पटना में एफआईआर दर्ज तब सुशांत के पिता ने कराई। के सिंह ने जब उन्हें लगा कि जो हेरफेर हुआ है सुशांत के अकाउंट के साथ उसके बाद उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये कहा कि सुशांत के अकाउंट से जो करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया है, तकरीबन 15 करोड़ रुपए का जो हेरफेर हुआ है उसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाते हुए उन्होंने अपनी एफआईआर की थी और इस एफआईआर को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई और बातें जो सामने रखी हैं उनमें जो खास है वो भी हम आपको बताते हैं। ईडी ने भी सुशांत केस में दर्ज किए गए कई बयानों में अस्थिरता उन्हें सामने आई थी। ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो एफआईआर दर्ज कराई थी सुशांत के पिता ने उस पर कार्रवाई की। अभी तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती के भाई हैं और तमाम वो सहकर्मी हैं जो सुशांत के साथ थे। मुंबई पुलिस ने सुशांत के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जानकारी शेयर नहीं की है अभी तक, ये लगातार बिहार पुलिस का कहना है। और इस पूरे मामले में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच का जो टकराव था जांच को लेके वो बहुत वाज़ेह हो चुका था। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी साझा नहीं की गई है बिहार पुलिस के साथ, ईडी के साथ ये कहना है। ईडी केस के प्रमुख संदिग्धों को फिर से सम्मन करेगी। आज जिस तरह से ये पूरी जांच सीबीआई को सौंपी गई है अब इसके बाद ये पूरी जांच प्रक्रिया एक तरह से कह सकते हैं एक नई सिरे से शुरुआत होगी। और इस पूरे मामले पे आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी और हमारे साथ शिशिर जुड़ेंगे मुंबई से इस पूरे मामले पे। तो पहले विकास से बात करते हैं। विकास, इस मामले को हमने देखा कि किस तरह से लगातार खिंच रहा था, ये कोर्ट तक पहुंचा। शुरुआती जांच को ही लेके बहुत ज्यादा विवाद था। आज कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन पूरी दलीलों में सुनवाई के दौरान क्या बातें और सामने आई। अंततः सीबीआई को तो ये जांच सौंपी गई है। ऋतु, देखिए, यहाँ पर जब पूरी मामले की सुनवाई चल रही थी तब भी कोर्ट ने ये कहा था कि जो एक भरोसा है लोगों का जांच में वो बने रहना चाहिए। और दो यहाँ पर प्रमुख बातें थी जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। पहला
कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी मुंबई में, एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उस पर जांच आगे बढ़ रही थी। तो कोई भी एफआईआर नहीं थी, पटना में पहली एफआईआर दर्ज की गई और क्योंकि एफआईआर पटना में है और उसको जब रिकमेंडेशन की गई सीबीआई जांच के लिए तो कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर मुंबई पुलिस की कोई एफआईआर एग्जिस्ट कर रही होती तो मामला दूसरा होता, ज्यूरिसडिक्शन का मामला तब उठ सकता था। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि प्रथम दृष्टया जो भी जवाब मुंबई पुलिस ने सौंपे हैं, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने कहा कि उसको लेकर के वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि एक संदेह लोगों के मन में ना रहे, जिस तरह का एक संदेह पैदा हो गया है, उसके लिए जरूरी यह है कि ना बिहार पुलिस इस मामले की जांच करे और ना महाराष्ट्र पुलिस। जांच सीबीआई करे, तभी स्थिति साफ होगी। और कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की कि यहाँ पर जो रिया चक्रवर्ती हैं, जिनकी पिटीशन पर ही पूरी सुनवाई हो रही थी, वो चाहती थी कि पटना वाली एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि वो खुद भी एक समय पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, तो इसलिए सीबीआई जांच को लेकर के जो जिस तरह की अब जो बातें कही जा रही हैं वो कोर्ट उनको एड्रेस नहीं कर रहा। जहां तक ज्यूरिसडिक्शन की बात है तो सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर है जो कि पटना में दर्ज की गई है और इसीलिए पूरा राज्य सरकार का अख्तियार बनता है कि वो सीबीआई जांच की मांग करे। कोर्ट ने और कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जो कानूनी बातों से अलग है। जैसे कोर्ट ने कहा कि सच सामने आना चाहिए और न्याय सिर्फ जीवित लोगों के साथ ही नहीं होता, इस मामले में न्याय होगा तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ये न्याय होगा। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन न्याय पर उनका हक अभी भी है। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। एक और बड़ा अधिकार सीबीआई को कोर्ट ने यहाँ पर यह दिया है कि सीबीआई अगर आगे इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी नई एफआईआर दर्ज करना चाहती है तो वो उसके लिए अधिकृत है। दोबारा ज्यूरिसडिक्शन का मसला नहीं उठेगा। ऐसा हो सकता था कि अगर सीबीआई आगे बढ़ के कुछ एडिशनल एफआईआर्स दाखिल करती तो महाराष्ट्र एक बार फिर कोर्ट पहुंचती ज्यूरिसडिक्शन का मसला लेकर, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई के हाथ पूरी तरह खुले हैं, तो सीबीआई आजाद है आगे भी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। एक और टिप्पणी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, कोर्ट ने ये कहा था कि जब पटना के एसपी सिटी गए थे जांच करने के लिए तो उनको क्वारंटीन करना, उसको कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत गलत मैसेज मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है। बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, हर कोई अपनी राय रख रहा है, अनुमान लगा रहा है, इस तरह की बातों से जांच डिले होगी और गलत दिशा में भी जांच जा सकती है। तो बेहतर है जांच सीबीआई आगे जारी रखे और दोनों राज्य, बिहार का भी इसमें कुछ मसला नहीं बचा, वो रिकमेंड कर चुकी थी पहले ही जांच। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस के पास जो भी साक्ष्य हैं अब तक, जो भी दस्तावेज हैं, वो सीबीआई को सुपुर्द करे और इसके बाद से मुंबई पुलिस का रोल इस मामले में खत्म हो जाएगा, सीबीआई ही पूरी जांच आगे करेगी। विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शिशिर सेलार। शिशिर, सबसे पहले तो शिशिर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी जांच सीबीआई को सौंपी और आपने सुना कि तमाम टिप्पणियों को विकास ने हमारे सामने रखा जो कोर्ट ने इस दौरान की हैं, जो महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र पुलिस पर सीधे सीधे वो सारी टिप्पणियां हैं, तो क्या लगता है कि सरकार और पुलिस महाराष्ट्र की दोनों को एक बड़ा झटका भी है, एक तरह से एक नसीहत भी है? बिल्कुल, देखिए ऋतु जी, जिस प्रकार से आज ये डिसीजन आया उसके बाद ही अगर हमने देखा तो रिएक्शंस चूंकि सरकार की तरफ से भी, सरकार में जो नेतागण है, जो लीडर्स है उनकी तरफ से भी और साथ ही साथ विपक्ष है उनकी तरफ से भी कई जो है रिएक्शंस में आए हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें, विपक्ष नेता है प्रमुख महाराष्ट्र की, तो उनके नेतागण है जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया, उन्होंने ये तक कहा कि इस पूरे मामले को देखिए और जिस प्रकार से जांच हुई है और जिस प्रकार से ऑर्डर आया है सीबीआई का, तो उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उनको अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए जिस प्रकार से है। तो वही महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है कि इस बात को लेकर सरकार को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हालांकि इसमें ये संदेह नहीं है कि क्या मुंबई पुलिस की जांच कर सकती है या नहीं। अब बात तो ये है कि हालांकि जिस प्रकार से जांच करने की जरूरत थी उस प्रकार से जांच नहीं हो रही थी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें कहना था। और इसीलिए चूंकि अब सीबीआई जो है इस पूरी मामले की जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। वही हम बात करें शिवसेना की तरफ से भी, तो शिवसेना के जो नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय राउत, उन्होंने कहा है कि जो जिस प्रकार से सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सम्मान करते उस ऑर्डर का, लेकिन
कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी भी देखते हैं इस पूरी जिस प्रकार से ये जो डिसीजन हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने की यहाँ पे साजिश जो है की जा रही है, ऐसी बात उन्होंने ये कही है। हालांकि इसको लेकर अगर देखा जाए तो कई सारी बयानबाजियां इससे पहले भी हो चुकी थी। हम बात करें एनसीपी की, एकदम शुरुआत से एफआईआर न दर्ज करने को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में शामिल किया। शिशिर, शुरुआत से ही सुशांत मामले में एफआईआर मुंबई पुलिस का न दर्ज करने को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में शामिल किया। और इस मुंबई पुलिस की एफआईआर न दर्ज करने को जिस तरह से मुंबई सरकार के तमाम वो मंत्री जो लगातार इस बात की एक तरह से पैरवी करने लग गए थे, क्या आपको लगता है कि ये मामला कानूनी प्रक्रिया से निकलता हुआ राजनीतिक क्योंकि बनता जा रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी है, इससे उम्मीद बढ़ती है, इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है कि सुशांत सिंह मामले में अब कम से कम जांच निष्पक्ष तरीके से होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले दिन से ही कहीं ना कहीं उस पूरे हादसे अगर देखा जाए तो राजकीय तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि क्यों नहीं सुशांत के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो उनके पिता थे, उन्होंने मुंबई में क्यों नहीं जो है इस बारे में जो एफआईआर दर्ज कराई। वहीं अगर हम बात करें तो सुशांत के फैमिली वाले कह रहे हैं कि मुंबई में जो है हमें दर्ज कराने की जो है चांस नहीं दिया गया, इसलिए हमने बिहार जाकर ये जो है पूरी एफआईआर वहां पर दर्ज कराएगी। तो ये कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप इससे पहले होते रहे। शिवसेना की तरफ से भी कई बयान जारी इसमें हुए, परिवार को लेकर भी जो है कई सारी बातें इससे लेकर सामने आई। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हालांकि ये मामला जो कि न्यायिक व्यवस्था का था वो उससे बाहर जाकर कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज होता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले जो बयान दोनों तरफ से आ रहे थे, इसीलिए चूंकि अब हालांकि ये जांच अब सीबीआई के दायरे में होगी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पॉलिटिसाइज जो पूरा इशू हो रहा था वो कहीं ना कहीं साइड हो जाएगा और जो तथ्य थे वो सामने आ जाएंगे। जिस प्रकार से अलग अलग तथ्यों पर, चूंकि मुंबई की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि सबसे पहले मुंबई पुलिस ने अननेचुरल डेथ, चूंकि इसके अंडर इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में टिप्पणी भी की कि चूंकि मुंबई पुलिस अननेचुरल डेथ का मामला जो है इन्वेस्टिगेट करे, ऐसे में उनका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसको देखते हुए चूंकि अब सीबीआई होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो भी इसमें तथ्य होंगे उस पर जांच करेगी, तो सच का सच सामने निकल आएगा। और चूंकि इसके लिए ही जो है फिर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की हम बात करें या फिर बिहार सरकार की बात करें या फिर महाराष्ट्र विपक्ष जो इस वक्त है बीजेपी, उनकी हम बात करें, तो आए दिन हमने देखी कई सारे बयान इसमें आ रहे थे। तो राजनीति इस केस में सबसे पहले जरूर हुई थी, क्योंकि अब इस आदेश के बाद हम देख सकते हैं कि सीबीआई जो है अपनी तरफ पूरी तरह से काम शुरू करेगी और उसमें जो तथ्य वो बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। इसमें मुंबई पुलिस को भी ये कहा गया है कि वो सीबीआई के साथ जो है कोऑपरेट करे और जो भी तथ्य है वो साझा करे सीबीआई के साथ, क्योंकि अब तक जैसे बिहार पुलिस के अफसर यहाँ पर आए थे, बिल्कुल तो उनको हालांकि इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है साझा नहीं कराई गई थी मुंबई पुलिस द्वारा। जी, उनके पूरे उस रवैये पे संदेह किया और यही वजह है कि जिस तरह से विकास बता रहे थे कि आगे भी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना कर सके और ज्यूरिसडिक्शन किसी तरह का नहीं रहेगा मुंबई पुलिस का इस पूरी सीबीआई की जांच में, वो एक तरह से वो ताकत भी सीबीआई को दी आज कोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अंत में बस एक चीज पूछना चाहेंगे कि तमाम वो जो त्रुटियां सामने आई हैं अभी तक की जांच में, महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से जांच कर रही थी और बिहार पुलिस ने जो मांग की उसके आधार पर बिहार सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से न सिर्फ देश में, देश के बाहर भी जो सुशांत के तमाम फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक मांग रही निष्पक्ष जांच की, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान में लिया है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने ये कहा कि मैं कह रहा था पहले भी कानूनी पहलू के अलावा बहुत सी कोर्ट ने भावनात्मक टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने कहा कि सुशांत एक बेहतरीन अभिनेता थे और ये उनके जीवन खत्म अभी नहीं होना चाहिए था, अभी तक उनके पोटेंशियल को पूरा वो उसको भी एग्जॉस्ट नहीं कर पाया था इंडस्ट्री। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो एक तरीके का सस्पेशन लोगों के दिमाग में पैदा हो गया है, संदेह, वो उसको देखते हुए एक निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, उनकी मौत कैसे हुई, ये जानने का हक सबको है। और सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के पिता को ये जानने का हक है कि ये पूरा मामले के पीछे असली बात क्या है, क्या ये सुसाइड था या किसी तरह का कोई किसी तरह की जो संदेह की बातें हैं, जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्या है ये सच्चाई जानना उनके पिता का हक है। और इसीलिए कोर्ट ये चाहता है कि एक बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें किसी दोनों राज्यों में से किसी का भी कोई असर ना हो, क्योंकि दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे पर पॉलिटिकल
कमेंट्स करने या राजनीति का आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि उनकी फैमिली को और उनके पिता को न्याय मिलना चाहिए और सच्चाई क्या है ये सबके सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल विकास, जो आप कह रहे हैं उस पे लोगों को विश्वास है और लोगों को लगता है कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद अब एक निष्पक्ष जांच होगी और ये भी देखा जाएगा कि पिछले 2 महीने से जहां जांच सही नहीं हो रही थी वहीं आखिर क्या वजह है कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से इस पे बयान दे रही थी, किसके क्या निहित स्वार्थ हैं इस पूरे मामले में, वो भी सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए विकास। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक समिति पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की। विकास दुबे मुठभेड़ मामले में न्यायाधीश चौहान की अध्यक्षता वाली न्यायिक समिति द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। नौसेना के कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में नौसेना के शीर्ष कमांडर साल भर के दौरान किए जाने वाले प्रमुख परिचालन, साजो सामान, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में इसे आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। ये सम्मेलन हाल ही में एलएसी पर चल रहे सीमा पर तनाव के मद्देनजर और भी अहम हो जाता है। इसी के साथ ही ये सम्मेलन कोविड-19 की चुनौतियों के साथ मिलकर और उच्च नौसैनिक नेतृत्व के संचालन और संपत्ति के रखरखाव, खरीद के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन को संबोधित किया। सैन्य मामलों के विभाग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद ये पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन है। कोविड के मद्देनजर ये सम्मेलन अप्रैल महीने में टाल दिया गया था। और इस सम्मेलन के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस सम्मेलन का एजेंडा या अहम मसले क्या होंगे जो इस सम्मेलन के दौरान सामने आएंगे? जैसे कि आपने अभी बताया ही कि एलएसी पर, लद्दाख में एलएसी पर जो टेंशन्स हैं या स्टैंड ऑफ हुआ है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ, उसके बाद ये पहला नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। हालांकि साल में 2 बार ये आयोजित होता ही है, लेकिन अप्रैल में टलने के बाद अभी हो रहा है। तो उस मुद्दे के मद्देनजर इसके एजेंडे पे ये भी होगा कि अगर हॉस्टिलिटीज छिड़ जाती हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी क्या कदम उठा सकती है, क्या डिप्लॉयमेंट कर सकती है इसके। लेकिन वो इस सम्मेलन की मोहताज नहीं है। ये बड़े बड़े डिसीजंस तो सीक्रेट में और बड़े टॉप लेवल पर हमेशा ही इन पर मीटिंग्स चलती रहती हैं। दूसरा ये मुद्दा था इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कि अभी आपको भी पता होगा और हमारे दर्शकों को भी पता होगा ऋतु कि नेवी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन समुद्र सेतु करके पूरा किया है, जो 5 मई से जुलाई के पहले हफ्ते तक चला था। 55 दिन लंबा ऑपरेशन, जिसमें 4000 के करीब लोगों को इंडियन नेवी जो स्ट्रैंडेड हो गए थे मालदीव, श्रीलंका, माले, ईरान से वापस लाई थी, कोची, टूटीकोरिन जैसी जगहों पर। तो इंडियन नेवी की जो रीच है और जो वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और अपने ही जो लोगों की इवैक्यूएशन में क्या कदम उठा सकता है, उसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सराहना की और नेवी की मॉडर्नाइजेशन प्लान्स, क्योंकि ऋतु आप जानती हैं कि नेवी हमारी कई सालों से आज से आत्मनिर्भर नहीं है, मेड इन इंडिया का पालन कई सालों से कर रही है। तो जो आत्मनिर्भर उसके मॉडर्नाइजेशन में कौन से नए एसेट्स जुड़े जाएंगे, ये भी इसमें इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में होगा। साथ ही जो रूटीन बातें होती है, जैसे कि रूटीन बातें होती है, जैसे कि कैसे हमारे सेलर्स जो हैं उनके ट्रेनिंग, उनकी मैन पावर, मॉडर्नाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, इन सब पर तो चर्चा होगी। नंदिता, सीडीएस की नियुक्ति के बाद इसको काफी अहम माना जा रहा है, उसकी क्या वजहें आपको लगती हैं? और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला आज की देश की सुरक्षा की चुनौती के लिहाज से बहुत बड़ा ऐसा मसला है, क्या वो भी इस पूरे कॉन्फ्रेंस में रहेगा मुद्दा? जी, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अब जो नई लड़ाइयां या जंगें जो छिड़ेंगी, ऋतु ऐसा माना जा रहा है कई सालों से कि जो नई तरह की जंग होगी वो मैदानों में या समुद्र पर नहीं लड़ी जाएगी, हवाओं में नहीं, वो साइबर इस तरह से लड़ी जाएगी कि मास स्केलिंग पर स्पेस में सैटेलाइट्स को, दुश्मन के सैटेलाइट्स को टारगेट करना,
या दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क्स को सिक्योर, उनके आईटी नेटवर्क्स को टारगेट करना, तो उससे जो सिक्योरिटी है उसमें हर सर्विस की तरह जो नेवी है वो भी लीड ले रही है। और एक और बात ऋतु, इसमें आपने पूछा कि सीडीएस बनने के बाद, हाँ जी, सीडीएस बनने के बाद पहली नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसको अभी सीडीएस ने एड्रेस नहीं किया है। वो आखिरी दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल रावत, वो इसको आखिरी दिन संबोधित करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने ही इन टॉप कमांडर्स को संबोधित किया है। और क्योंकि ये टॉप कमांडर्स दिल्ली में आए हैं विशाखापट्टनम से, कोची से, मुंबई से, हमारी ईस्टर्न, सदर्न और पश्चिमी नौसेना कमान से, तो वहां का क्या ओवरव्यू है, हमारी कितनी तैयारी है युद्ध की अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में वो भी ब्रीफ करेंगे। और उनका जो रिव्यू है वो रक्षा मंत्री और बिल्कुल नंदिता, भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिहाज से 3 दिवसीय ये नौसेना कमांडरों का ये सम्मेलन बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए डीटीएच। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। करना पड़ रहा है। बारिश के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। अंधेरा होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम है। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली में जलभराव की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दी। सबसे ज्यादा प्रभाव यातायात पर पड़ा और लोगों को जाम से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच इंडिया गेट पर कई लोगों ने बारिश का लुत्फ भी लिया और खूब मजे भी किए। कुछ लोग बारिश में यहां अपना पसंदीदा खेल खेलते हुए देखे गए। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली से सटे हरियाणा में भी आज कई इलाकों में तेज बारिश हुई। खासतौर पर फरीदाबाद में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार को भी बारिश की संभावना है। जून से लेकर अब तक दिल्ली में 457.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से तकरीबन 6% अधिक है। तो वहीं गुरुग्राम में भी आज सुबह से काफी तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां कॉलोनी एरिया में पानी भर जाने से एक कार गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। घंटों तक जाम लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने पानी में भीगते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की। और आज के बदलते मौसम पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी थी और ये चेतावनी क्या लगता है, जिस तरह से सड़कें जाम दिखाई दे रही हैं, गुरुग्राम हो, दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, फरीदाबाद की तस्वीरें हमने देखी, क्या राज्य सरकारें भी इस तरह के अलर्ट के लिए तैयार अभी दिखाई नहीं देती हैं?
बिल्कुल, आपने तो सही कहा कि शायद जो सरकारी प्रबंधन है वो जो अलर्ट जारी किया था 2 दिन पहले कि कल और आज जो ऑरेंज अलर्ट था कि दिल्ली में भारी बारिश होने के आसार है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है वो एक तरह से नाकामयाब रही है कि जो सिल्ट होती है उनको क्लियर करने की, नालियां जो है उनको क्लियर करने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ खड़ा हूँ, ठीक इसके पीछे ये मेन रोड है, ऐसा नहीं है कि कोई गली है, ये मेन रोड है। कौन कहेगा कि ये मेन रोड है? यहाँ पे इस वक्त जो है बहुत भारी तादाद में जो है बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, और जो सड़क में लोग आना जाना कर रहे हैं उसमें काफी दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट एक गाड़ी है, आपको दिखाना चाहूंगा, एक गाड़ी है जो यहाँ पे आके कोलैप्स कर चुकी है, ये गाड़ी यहाँ पे अटक चुकी है। तो ऐसा एक तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे और इंस्टेंसेस है, खासतौर से जो लो लाइंग एरियाज है, जो निचले तबके के जो जगह हैं दिल्ली में, आईटीओ या जहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे जो मंजर है वो बहुत ज्यादा खराब है। और ये एक रीजन है कि शायद कहीं ना कहीं जो चेतावनी दी गई थी ऑरेंज अलर्ट की, वो शायद जो अथॉरिटीज है उनके शायद जुबान पे नहीं गया। एक तरह से जो बात कही जा रही थी, आज बारिश एक पीक पे रहने की बात थी, पहले से बता दी गई थी, और कल भी बारिश होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी आज हो रही है, इस वक्त हो रही है। सुबह से ही इनफैक्ट कल रात से ही बारिश जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बारिश का जो मिजाज है वो थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन इसके बाद अगले 2-3 दिन तक जो बारिश है उसमें उसकी जो तीव्रता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। फिर 24 के बाद 24 और 25 में एक और स्पेल हम देख सकते हैं। उसका रीजनिंग ये है कि जो मॉनसून ट्रॉक हम बात करते हैं, जो मॉनसून का एक लाइन चलता है, वो लाइन जो है वो इस वक्त दिल्ली के बहुत पास से, दिल्ली साउथ से थोड़ा साउथ से निकल के जा रहा है, और जिस वजह से ये जो एक्टिव मॉनसून है उससे हो रहा है। दूसरी जो अहम चीज है वो एक लो प्रेशर एरिया अरबियन सी से जो एक नमी आती है उससे, उसकी वजह से भी एक दबाव की स्थिति सृष्टि हुई है, जिसकी वजह से ये जो बारिश का जो सिलसिला है 2 दिन से जो चल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल तापस, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगले 2 दिन भी बारिश होनी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी आज देखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ तापस, अगर ये बात करें कि तेज मानसून, ज्यादा मानसून की इच्छा तमाम लोग, सरकारें भी चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं, और लोग भी कहते हैं, उसका एक नज़ारा ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से इंडिया गेट पे तमाम युवा निकले हैं, लोग निकले हैं इस बारिश का मजा लेने के लिए भी। लेकिन क्या आपको लगता है जो आप 24-25 की बात कर रहे हैं उसके लिए ये इतना समय काफी होना चाहिए कि सरकारें तैयार हो जाएं उस 24-25 के बाद जो तेज बारिश होगी वहां ये स्थिति ना हो? क्योंकि ये स्थिति एक समय हमें सिर्फ मुंबई में देखने को मिलती थी, जो अब अन्य शहरों में आम होती जा रही है। अन्य शहरों में आम होती है, दिल्ली में बहुत ज्यादा आम होती जा रही है। पहले भी दिल्ली में बारिश होती थी, दिल्ली में कुछ जगहों पे पानी जमा होता था, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि जो मेन रोड्स हैं वो उससे पहली मानसून से पहले क्लियर कर दिया जाता था। लेकिन इस वक्त जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानसून खासतौर से जो मेन एरियाज हैं वहां पे डिसिल्टिंग, जो नालियों का जो क्लियरेंस होता है वो नहीं हुआ है, और जिस वजह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ठीक पीछे ही आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है, यहाँ पे अच्छी खासी आवाजाही होती है वाहनों की। आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही है, किस तरीके से जा रही है। तो पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, और ये पूरे दिल्ली में यहाँ पे ये हालत है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट जारी कर रहा है एक के बाद एक कि कुछ जगहों पे खासतौर से आईटीओ, यमुना के आसपास की जो जगह हैं वहां पे ना जाए। जहां तक बारिश की बात कहे तो एक डिफिशिएंट मानसून था थोड़े दिनों पहले तक, लेकिन इस बारिश की वजह से, ये खासतौर से 2 दिन की जो बारिश हुई है उससे जो डेफिसिट मानसून है वो भी कम हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है, हाँ जिस तरीके से अभी हो रही है उतनी शायद ना हो, लेकिन जिस तरीके से बताई जा रही है उससे और ये जो मानसून डेफिसिट है वो कम होगा, और इसके बाद रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट होगा। तो वो भी जो आपका कहना है कि सक्रिय आवाजाही के जो रास्ते हैं उसमें जब इतना जल भराव हो, जो ठीक आपके पीछे दिखाई दे रहा है, ये संकेत है किसी बड़ी दुर्घटना का भी, क्योंकि हम देखते रहे हैं अतीत में, चाहे मुंबई की बात करें, पटना की बात करें, तमाम ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर इस तरह के जल भराव से कई दुर्घटनाएं सामने भी आई हैं। वक्त है सरकारों के लिए सचेतने का
एक बार फिर चौकस होने का कि किस तरह से इससे निपटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तापस पूरी जानकारी के लिए। और पिछले कई दिनों से बाढ़ झेल रहे असम में अब स्थिति सामान्य होने लगी है। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने से आम जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि धेमाजी, लखीमपुर, बक्सा और चराइदो में बाढ़ का पानी अब भी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। नीमती घाट, तेजपुर, दिक्खू, धुबरी, धनसिरी और जिया भराली में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक व्यक्ति की और मौत हो जाने के साथ असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 113 हो गई है। तो वहीं बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि कल नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बहुत कम बारिश हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों में 81,59,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां 12 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 13,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 27 टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। और मानसून में मच्छर जनित बीमारियों से कैसे करे बचाव, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मानसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी इकट्ठा करने की सभी चीजों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं। मच्छरदानी के अंदर सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जांच करवाएं। डॉक्टर की सलाह मानें और इलाज पूरा करें। मॉनसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सुनिश्चित करें कि कीटनाशक दवा और निदान संबंधी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीट-रोधी मच्छरदानी वितरित करें। मच्छरों के पनपने पर निगरानी रखें और जहां पर भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज हो। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। केंद्र की एडवाइजरी, राज्य मॉनसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। सुनिश्चित करें कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए आईजीएम जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। आपूर्ति की निगरानी हो। टिकाऊ कीट रोधी मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो। नियमित रिपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा के माध्यम से बीमारी पर निगरानी रखी जाए। सावधानी और समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। भारत में कोरोना से जंग में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति काफी कारगर साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस रणनीति के कारण भारत में संक्रमण के सक्रिय मामले अब कुल केस से 1/4 से भी कम हो गए हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हुई 20 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कुल 60,091 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20,37,870 हो गई है, जो 73.64% है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,76,514 है।
मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो घटकर 1.91% हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 52,879 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1092 लोगों की मौत हुई है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,05,118 कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 3,17,42,782 नमूनों की जांच हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती मुखर्जी के फेफड़ों में इंफेक्शन पाया गया है। अस्पताल की ओर से जारी एक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। यहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रणब मुखर्जी ब्रेन सर्जरी के बाद से लगातार वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें 10 अगस्त को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उन्होंने खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश के जरिए लिखा है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम। विद्वान, विधिवक्ता, कुशल प्रशासक, लेखक और स्वाधीनता सेनानी, आपका बहुआयामी सार्वजनिक जीवन राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा। विनम्र श्रद्धांजलि। आज स्वाधीनता सेनानी, वरिष्ठ राजनेता और शिक्षाविद श्री सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की भी जयंती है। उपराष्ट्रपति ने सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति को भी उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर ट्वीट कर कहा कि प्रखर विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की जयंती पर नमन। अपनी विद्वता से उन्होंने संसदीय मानकों को प्रतिष्ठित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और उसके बाद भी राष्ट्र के प्रति आपका त्याग, संघर्ष और सेवा प्रेरणादायी है। और प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का पार्थिव शरीर बुधवार को अमेरिका के न्यू जर्सी से मुंबई लाया जाएगा। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित जसराज का निधन सोमवार को 90 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुक जाने से अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित उनके आवास पर हो गया। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पार्थिव शरीर को दिन में करीब 4 बजे तक वर्सोवा स्थित आवास पर पारिवारिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद कल राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अन्य खबरों में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मंगलवार शाम को राजधानी ढाका में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विकास साझेदारी, संपर्कों को बढ़ाने, कोरोना वायरस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार और कोविड-19 को लेकर सहायता सहयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। विदेश सचिव ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सा और वैक्सीन, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और मुजीब बारशो के संयुक्त स्मारक पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, आधिकारिक और चिकित्सा यात्रा के लिए बांग्लादेश के साथ एयर बबल ट्रैवल के लिए भारत के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
विदेश सचिव ने पीएम हसीना के साथ आपसी हित के सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। वे आज भारत रवाना होने से पहले अपने समकक्ष मसूद बिन मोमेन से भी मुलाकात करेंगे। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। सबसे पहले बात माली की। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बoubacar कीटा ने विद्रोही सैनिकों द्वारा अपनी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने देश की संसद को भी भंग करने की घोषणा की। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति इब्राहिम कीटा और प्रधानमंत्री बोबो सिसे को संदिग्ध तख्तापलट के बाद गिरफ्तार कर लिया। माली में पिछले 2 महीने से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। तख्तापलट राजधानी बमाको के पास सैन्य शिविर में गोलीबारी से शुरू हुआ। शहर में युवाओं ने एक सरकारी इमारत को आग लगा दी। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मूसा फकी मोहम्मद ने गिरफ्तारी की खबरों की निंदा की है। उन्होंने विद्रोहियों से हिंसा का इस्तेमाल बंद करने को कहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया है कि वह ताकत के इस्तेमाल का विरोध करें। इससे पहले माली के प्रधानमंत्री ने फेसबुक पर पोस्ट करके सेना से कहा कि वे हथियार डाल दें और बातचीत में शामिल हों। यूरोपीय संघ ने भी तख्तापलट की कोशिश की निंदा की है। वहीं सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों के कार्यों की सराहना की। गौरतलब हो कि माली के राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था और उन्हें पूर्व उपनिवेशवादी फ्रांस और अन्य पश्चिमी सहयोगियों से व्यापक समर्थन प्राप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस महीने कोरोना संक्रमित लोगों में युवाओं का अनुपात दुनिया भर में बढ़ गया है, जो धनी आबादी वाले क्षेत्रों में बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए जोखिम भरा है। WHO की महामारी विशेषज्ञ मारिया वेन केरखोव ने कहा कि लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से युवा कोरोना वायरस महामारी से अजय नहीं है। WHO ने सभी देशों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द वैश्विक साझेदारी के वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल हों, ताकि दुनिया को कोरोना वायरस के शिकंजे से मुक्त कराया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि जो देश दूसरे देशों को अलग करके अपने पास वैक्सीन का भंडार करते हैं, वो इस महामारी को और भीषण बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हर देश की सबसे ज्यादा संक्रमित 20% आबादी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और बीमार लोगों को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपन्न देशों को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी से जुड़ने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए औपचारिक प्रत्याशी के तौर पर जो बाइडेन के नाम के ऐलान के साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गहमागहमी तेज हो गई है। अमेरिका के 50 राज्यों और 7 क्षेत्रों में डेमोक्रेट प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने मतदान के जरिए बाइडेन के नाम का अनुमोदन किया। एक ट्वीट में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनना उनके लिए गौरव की बात है। अप्रैल में सीनेटर बर्नी सैंडर्स के मैदान से हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बाइडेन का चुना जाना महज औपचारिक था। बाइडेन ने सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया है। जो बाइडेन गुरुवार को अपने भाषण में अपनी पार्टी के नामांकन को औपचारिक तौर पर स्वीकार करेंगे। आइए देश की खबरों पर रुख करेंगे, सीधे चलेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित करेंगे। To the CBI, I would expect that now the CBI would undertake, true to its professional character, a fair and time-bound investigation, so that the very mysterious and unfortunate circumstances relating to the death of a very, very promising actor, Sushant Singh Rajput, who hailed from my city of Patna, is done expeditiously. It was very amazing to note as to how there was an overpowering desire of the people of India that justice must be done to Sushant. I'm sure his soul will now rest in peace
that a fair investigation is going to happen. I also wish to appreciate the courage and the extraordinary perseverance shown by not only the father of the late actor, but all his family members, that justice is done. It's a great moment. ये आप देख रहे थे। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह मामले को सीबीआई जांच को सौंपा है, उन्होंने उस पर अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास न्याय प्रक्रिया में और मजबूत होगा। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। पेरिस सेंट जर्मन 16 साल में पहली फ्रेंच टीम बन गई है जो चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची है। मंगलवार की रात लिस्बन में खेले गए मैच में पीएसजी ने आरबी लाइप्जिग को 3-0 से मात दी। पीएसजी ने मैच में शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाकर रखी। पहले हाफ में मार्टिनोस और एंजल डिमारिया ने गोल किए। लाइप्जिग की वापसी की सभी उम्मीदें बंद हो गईं जब हुआन बेनार्ट ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। 2004 के बाद से पीएसजी चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने वाला पहला फ्रेंच क्लब है। और चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख का सामना फ्रेंच क्लब ओलंपिक लियो से होगा। बायर्न ने क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश दिग्गज बार्सिलोना पर 8-2 की धमाकेदार जीत हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। ऐसे में टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर 2013 के बाद फाइनल में स्थान बनाने की होगी। दूसरी तरफ लियो का इरादा पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में स्थान बनाने का होगा। दोनों क्लब यूरोपियन प्रतियोगिता में अब तक 8 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें बायर्न ने 4 बार जीत हासिल की जबकि 2 बार लियो ने मुकाबले को अपने नाम किया। 2 बार मुकाबला ड्रॉ रहा है। इस मुकाबले की विजेता टीम का सामना फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन से होगा। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी।